आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। एसजेएक्स निफ्टी करीब 20 अंक की बढ़त दिखा रहा है और 3 जानकार हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अविनाश गोरखसाकर है, किरण जाधव है और सिमी भौमिक है। लेकिन आज फ्राइडे है, आखिरी कारोबारी दिन है साल 2016 का, तो एक जी बिजनेस स्पेशल दिन भर आप देख सकेंगे जहां पर हम वेलकम करेंगे 2017 का। बेजान दारू वाला ठीक 10 बजे जी बिजनेस साथ मौजूद रहेंगे सबसे बड़े फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, जिनसे हम जानेंगे कि अगला एक साल इक्विटी मार्केट्स के लिए कैसा रहेगा, कितने रिटर्न्स आपको मिलेंगे, कौन से फैक्टर्स होंगे जो बाजार पर हावी रहेंगे, बुल्स की बैलेंस शीट से लेकर मस्ताने शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का आउटलुक, बड़े एक्सपर्ट्स का नजरिया, 2017 के 17 ट्रिगर्स, ये तमाम कवरेज, एक मेगा कवरेज आप दिन भर जी बिजनेस पर देख सकेंगे। कमाई भी, मस्ती भी, और हम वेलकम करेंगे साल 2017 का। लेकिन कौन से वो ट्रेड्स होंगे जो कि आज का दिन आपका बेनिफिशियरी बनाएंगे या फिर खुशनुमा बनाएंगे, अब उनकी ओर रुख कर लेते हैं और इसलिए शुरुआत कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच की। और जो पहला स्टॉक है आज के लिए वो है IFCI लिमिटेड का। कल NSE IPO की खबर आई जिसके बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग स्पर्ट दिखा, 13.5-14% की बढ़त लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। और अब जो खबर ये है, पहले क्लैरिटी नहीं थी कि IFC अपना स्टेक ऑफलोड इस IPO में कर रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन अब NSE के IPO में करीब 3.5 लाख शेयर्स कंपनी बेचेगी और कंपनी की जो टोटल स्टेक है NSE में वो 3% के आसपास है। लेकिन किरण, अगर किसी ट्रेडर ने कल पोजीशन बनाई हो IFCI में, 13.5% ऑलरेडी ये चल चुका है, लेकिन क्या ये मूव कैरी होगा, अपने लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर ले, और अगर हाँ तो नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस IFCI के लिए करीबन 30 रुपए 30 पैसे का है, जो कि बहुत अहम है। वो टारगेट्स आज को देखने को मिल जाने चाहिए। तो इधर यहाँ पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। अगर ये 30 रुपए 50 पैसे के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो एक नए दायरे में ट्रेड स्टॉक चला जाएगा। उसके बाद बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, पर पहले आज के लिए 30 रुपए 50 पैसे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अविनाश, स्टोन इंडिया पे क्या करना चाहिए, क्योंकि 5 तारीख को इनकी एक बोर्ड की बैठक होने वाली है और इसमें ये कुछ एक अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल ये जुटा सकते हैं, ऐसा कुछ फैसला लेंगे। मैं इस खबर को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दूंगा और इसलिए ज़्यादा दूंगा क्योंकि बजट अब आने वाला और क्लब होके आएगा। क्या स्टोन इंडिया जो कि रेलवे से जुड़ा हुआ शेयर है, इसमें कुछ पोजीशन ले सकते हैं क्या? इस कंपनी को आप कैसे रेट कर रहे हैं? इस बोर्ड मीटिंग में क्या प्रपोजल है वो देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल इस शेयर में डेफिनेटली इंटरेस्ट इसलिए आ सकता है क्योंकि ये रेलवे सिग्नलिंग और रेलवे का जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उसमें जानी मानी जाती है। और हमको लग रहा है कि यहाँ पे दोनों ही फ्रंट्स पे अगर कोई अच्छे अनाउंसमेंट्स बजट में आता है तो डेफिनेटली इस शेयर में ऑलरेडी थोड़ा सा एक्शन हमने देखा है, अभी और भी आ सकता है। क्लियरली कंपनी अपने जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लास्ट 1-2 क्वार्टर से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी देखी है, तो हो सकता है कि इस लेवल से थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिले। बट मेरे ख्याल से ये जो बजट की रैली है वो शायद आपको फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी से ज़्यादा नोटिसेबल देखने को मिलेगी। सिमी, जुबिलेंट फूड के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि कल डेरिवेटिव एक्सपायरी के कारण इसमें हमने देखा था अच्छा मोमेंटम बना, पिछले 2-3 दिन से अच्छा मूव था इसके अंदर, लेकिन आज का ट्रेड कैसे करें? और खबर ये आई है कि जुबिलेंट कंज्यूमर ने कंपनी में कुछ अपनी गिरवी रखी है हिस्सेदारी, ये करीब 2.25% के आसपास की है, तो अच्छी न्यूज़ तो खैर नहीं है। जुबिलेंट फूड्स पे आपकी रिकमेंडेशन मैम? देखिए डिम्पी, कल का मोमेंटम था, ये तो मैं भी मानती हूँ। 840 850 ये एक क्रूशियल हार्डल होगा जो कि क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है। अगर ये रेंज क्रॉस करके जुबिलेंट फूड सस्टेन करता है तो ही आज के दिन के लिए मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होने का एक्सपेक्टेशन है। पर ऐसा इस रेंज को अगर क्रॉस नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है जो इसको वापस 810 से 800 का रेंज तक ले जा सकता है। फिलहाल तो मैं फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए कहूँगी जब ये स्टॉक 840-850 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा। नहीं तो करंट लेवल पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूँगी, क्योंकि डाउन साइड मुझे लगता है कि 810 से 800 तक तो मिनिमम है स्टॉक का वापस। अगला स्टॉक जो खबरों में है वो है कैपिटल फर्स्ट का। 300 करोड़ की NCD जारी करने की मंजूरी मिली है, लेकिन पूरी ही NBFC स्पेशल पिछले 2-3 दिनों में अच्छी रिकवरी हमने देखी है। ऐसे में किरण, कैपिटल फर्स्ट पर तो आपके कमेंट लेंगे ही, लेकिन 2 और स्टॉक्स, एक तो चोला इन्वेस्टमेंट और दूसरा भारत फाइनेंशियल, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग 3 सेशंस में इमर्ज होती हुई दिखी है। क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स पर? तीनों स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक चोलामंडलम होगा। इसमें मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। तो चोलामंडलम पे पहले बात करना चाहूंगा। चोलामंडलम में जिस तरीके की रैली देखी है हमने, मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। 52 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा।
950 करूंगा और मुझे लगता है कि 1075 1100 अगले हफ्ते तक आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जहां पर भारत फाइनेंस की बात है तो भारत फाइनेंस में भी कुछ ऐसे रुझान है, पिछले 3 दिनों से बहुत ही अच्छी बढ़त देखी है, अच्छी पुल बैक रैली है, पर अभी रेजिस्टेंस के करीब आता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है इधर से और 30-40 रुपए है तो करीबन 640 650 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी के लिए 580 का स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही 600 क्रॉस करेगा तो 590 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए। और फाइनली कैपिटल फर्स्ट की बात करें तो कैपिटल फर्स्ट स्ट्रिक्ट रेंज में ट्रेड कर रहा है, 510 ऑन द लोअर साइड, 560 ऑन द हायर साइड। ये 560 क्रॉस करेगा तभी एक इसमें रुझान आएगा। एक बुलिश वेज पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, इसका ब्रेक 570 के ऊपर आएगा तो इसके बाद इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को करीबन 660 तक ले जा सकता है। ठीक है, ये अविनाश कल्पतरु पावर पे क्या करना चाहिए, क्योंकि HSBC ने करीब 17 लाख शेयर कंपनी के खरीदे और जो प्राइसिंग है वो 248 है। ये कल बंद हुआ है 245-46 पे, हालांकि 48 का प्राइस भी इसने देखा। ये बाइंग होने के बाद आज चलेगा क्या? कल तो मोमेंटम दिखा रहा था। आई थिंक डिम्पी, मुझे लग रहा है कि कल्पतरु पावर को स्टॉक में चलने की एक कारण हो सकती है कि इनकी जो सब्सिडरी है JMC प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे इस कंपनी को करीबन 1400 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और अगर हम कंसोलिडेटेड एंटिटी देखें तो ये JMC प्रोजेक्ट्स का जो भी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स आता है वो इसमें कंसोलिडेट होता है। तो फंडामेंटली हमको लग रहा है कि FY18 में ऑर्डर बुक विजिबिलिटी तो पहले भी अच्छी थी लेकिन अभी और भी अच्छी होगी। तो इस कारण से ऑलरेडी फंड एक्टिविटी हमने कल देखी है, फाइनेंशियल्स भी FY18 में अच्छे रहेंगे। तो हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी थोड़ी बहुत बढ़त पॉसिबल है। आई थिंक लॉन्गर टर्म के लिए इस प्रकार की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अगर होती है तो डेफिनेटली कंपनी को आगे 12 to 18 मंथ्स में फायदा होना चाहिए। अब सीधा वापस चलते हैं न्यूज़ रूम, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट आई है RBI की। वो रिपोर्ट क्या है, बाजार के लिए क्यों अहमियत रखती है और उसमें क्या लिखा है, एक बार ये समझ लेते हैं। न्यूज़ रूम चलते हैं दीपाली के पास। बिल्कुल डिम्पी, इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद कहीं ना कहीं जो एसेट क्वालिटी वोज है बैंकों से जुड़े हुए वो फिर से इमर्ज हुए हैं। जो डिटेल्ड एनालिसिस है, जो रिसर्च है, वो समझ लेते हैं सुमित से। सुमित, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो लिक्विडिटी फ्लश हो रही थी बैंकिंग सिस्टम में, ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी कि एसेट क्वालिटी के बारे में जो बातचीत थी वो काफ़ी कम हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या फिर से कंसर्न्स इमर्ज हो रहे हैं? कह सकते हैं दीपाली, नए सेक्टर्स भी बताए गए हैं रादर, जिसमें बैंक, टेलीकॉम है, स्टील है, पावर है, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको अब लाइमलाइट में दोबारा लाया गया है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सेक्टर की तरफ से नए NPAs जो हैं वो आने की उम्मीद लगाई जा रही है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पर बैंकों की सिचुएशन जो है वो NBFC से कंपेरिजन में फिर भी ज़्यादा ख़राब है। NBFCs के लिए ग्रोथ अच्छी रही है, 60% के आसपास की ग्रोथ NBFCs की तरफ से देखने को मिली है, क्रेडिट ग्रोथ जो है उनकी, लेकिन एसेट क्वालिटी उनकी भी ख़राब हुई है। 2012 के कंपेरिजन में अगर देखें तो अभी उनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी NBFCs जो है वो बेटर पोजीशन है बैंक से कंपैरिजन में। और बैंकों के लिए भी ट्रबल इसलिए भी और बढ़ सकता है क्योंकि जो नए ऐसे अब तक जो ट्रेडिशनल सेक्टर रहे जहां पर वो पैसा लगाते थे और जहां से उनको NPAs आते थे, उसके अलावा कुछ नए सेक्टर अब ऐड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें टेलीकॉम एक नया सेक्टर है जो कि ऐड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये बैंकों के लिए बड़ा कंसर्न रह सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनली अगर कोई भी कंसर्न बढ़ता है, क्रूड को लेकर कोई भी अगर अपटिक्स आते हैं, तो ये इस पूरे स्पेस के लिए बड़ा ट्रबल हो सकता है। ये भी साफ किया गया FSR रिपोर्ट के अंदर। उन्होंने डिजिटाइजेशन को लेकर ये बात साफ की है FSR रिपोर्ट में कि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी। हो सकता है शुरुआती दिनों में थोड़ा ट्रबलसम होता हुआ दिखाई पड़े ये सभी चीज़ें, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इससे काफ़ी रिलीफ आएगा। दूसरा, GST एक बड़ा फैक्टर होगा। जैसे जैसे वो इंप्लीमेंट होगा वैसे वैसे जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर होगी, और बैंकों के लिए भी जो सिचुएशन है थोड़ी और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैक्रो कंडीशन जो है वो थोड़ी चिंताजनक जरूर है। लेकिन सुमित, एक चीज क्लियर इंडिकेट की है RBI ने इस रिपोर्ट में कि सितंबर एंड तक जो ग्रॉस NPA का आंकड़ा है वो 9.1% के आसपास है। लेकिन अगर इकोनॉमी में सुधार नहीं आता है या फिर आउटलुक इंप्रूव नहीं होता है तो मार्च 2018 तक की जो आंकड़ा है वो 11.5-12% तक भी पहुंच सकता है। देखिए दीपाली, अभी तक कुछ बैंक्स का आंकड़ा है शायद 12% के आसपास पहुंचा हुआ ऑलरेडी ग्रॉस NPA का। लेकिन दो और फैक्टर जो इसमें इंपॉर्टेंट उन्होंने बोले हैं वो है मॉनसून। अगर कोई भी दिक्कत वहां पर आती है वो, दूसरा नए एसेट्स
अगर एनपीएस में ऐड होते हैं तो क्रूड कोई भी अपटिक दिखाता है तो शायद इससे और एसेट क्वालिटी वर्सन ऑफ होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट को अगर पूरी तरह से खंगाला जाए तो ये तो आप साफ कह सकते हैं कि बैंकों के कंपैरिजन में पहले तो प्राइवेट बैंक बेटर पोजीशन है अगर पीएसयू पे और प्राइवेट में कंपैरिजन किया जाए, और दूसरा अगर पीएसयू बैंक प्राइवेट के साथ साथ एनबीएफसीज को भी कंपेयर किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि तीनों में सबसे बेहतर एनबीएफसीज हैं, फिर प्राइवेट बैंक हैं और फिर पीएसयू बैंक है। तो जो बुरे दिन है पीएसयू बैंक के वो अभी भी शायद आगे 2017 में भी प्रिवेल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट अविनाश, आपके कमेंट्स क्या हैं जो आपने अभी एनालिसिस सुना? अभी थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, और वो हमने स्टॉक प्राइसेस में भी इन अलग अलग सेक्टर्स के, फिर जो प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, फिर एनबीएफसीज हो, उनके स्टॉक प्राइसेस भी रिफ्लेक्ट होती हुई देखी हैं। लेकिन क्या अभी भी कॉशियस अप्रोच ही रखनी चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, या फिर आपको लगता है कि ठीक है एसेट क्वालिटी वोज हैं लेकिन चीज़ें बेटर हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट अगर करें स्टॉक्स में तो रिटर्न मिल सकता है? मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट गिने चुने जो पीएसयू बैंक्स है दीपाली, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस तो डेफिनेटली 1-2 क्वार्टर के लिए रहेगा। दिसंबर क्वार्टर में ज़रूर प्रॉफिटेबिलिटी पीएसयू बैंकों की दबाव में रहेगी। पर अगर हम एसबीआई की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ऐसे फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इन शेयर्स ने ऑलरेडी नेगेटिव्स अपने प्राइस में डिस्काउंट कर चुके हैं। यहाँ से और भारी गिरावट नहीं दिखती, और क्लियरली मुझे लग रहा है कि जो भी इंप्रूवमेंट आएगा बैंकिंग सेक्टर में होपफुली FY18 के सेकंड हाफ से आना चाहिए, क्योंकि तब तक डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत स्टेबल होगा। कैपिटलाइजेशन पे भी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इनपुट बजट में आने वाला है, तो वो भी इन बैंकों के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट दैट थोड़ा सा डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन करना चाहिए अगर किसी को नब्बा निवेश करना है। करीबन 12-15 मंथ्स का व्यू ले ले तो ये शायद अच्छा मौका होगा कि खरीदने के लिए। इस बीच आइडिया के स्टॉक्स पे भी आप नज़र रखें, क्योंकि FIPB ने जो 6 प्रस्ताव मंजूर किए हैं उसमें सनोफी के साथ साथ आइडिया इंफ्रा के भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सिमी, कल इसकी क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ऑल टुगेदर हमने 2016 में देखा है कि जो टेलीकॉम शेयर्स है ना, इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट यानी कि पक्का करने का काम किया है। ये जो पक्का करने का काम 2016 में हुआ है, ये 17 में रिटर्न देगा, क्योंकि बहुत निराशा लगी है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को। जी डिम्पी, मुझे उतना अभी का जो सिचुएशन है, जो चार्ट पैटर्न है, उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। हाँ, हो सकता है 1-2 दिन का जो रैली है वो रिलीफ रैली कहेंगे, ऊपर में जाके ये सस्टेन करने वाला है कि नहीं वो देखने के बाद ही उसका फर्दर मैं कोई बात कह सकती हूँ। पहले तो जिस सिचुएशन में ये स्टॉक है 77-78 का रेंज ही क्रॉस कर पाएगा कि नहीं बहुत जल्दी, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट आइडिया में मेरे लिए शॉर्ट टर्म में कोई बाई कॉल नहीं है। इनफैक्ट अगर रैली में ये स्टॉक कहीं पे सप्लाई प्रेशर फेस करता है तो वहाँ पे वापस सेल कॉल ही दे सकती हूँ मैं। फ़िलहाल मैं कोई बाई कॉल इशू नहीं करना चाहूँगी आइडिया सेल्युलर में। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव, और एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अविनाश गोरखसाकर हैं, सिमी भौमिक हैं, किरण जाधव हैं और सिद्धार्थ सिदानी भी अब मौजूद है। और हम बात कर रहे हैं कि आज के दिन कौन से वो ट्रेड्स होंगे जो आपको फायदा पहुंचाएंगे, और साल 2017 रिटर्न्स के लिहाज से कैसा रह सकता है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज 2017 के लिए क्या होनी चाहिए। सिद्धार्थ से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले अंचल से जान लेते हैं अगले 2 मिनट में आज के टॉप 10 ट्रेड्स। अंचल, आई होप जो 10 ट्रेड्स हैं ये बाय साइड पर ज्यादा होंगे आज। बिल्कुल दीपाली, बाय साइड पे ज़्यादा है, लेकिन ट्रेड्स देने से पहले आप अपने सभी दर्शकों को, सभी गेस्ट को और आपको भी स्पेशली दीपाली नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोशिश करते हैं आज 2016 के अंत में आपको 10 ऐसी कॉल्स दे जो आज इंट्राडे में आपको मुनाफा कमाए। सबसे पहले इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से AB नूवो में खरीदारी की सलाह आई है। 1260 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलिए, 1230 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा वोल्टास में आप खरीदारी कर सकते हैं 337 के टारगेट्स के साथ। आज के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 323 रुपीज़ का। रेपको होम एक और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं इन्वेस्टर पॉइंट, 570 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलिए, 539 का स्टॉप लॉस रखिए। और आज की रेपको इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से आखिरी कॉल रहेगी नाल्को पे। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले दिनों में, एक अच्छा सर्च देखने को मिला और आज भी वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। इंट्राडे ट्रेडर्स खरीदारी करें नाल्को में 66 के टारगेट्स के लिए 62 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 2 कॉल्स IDBI कैपिटल की तरफ से भी आई है। परसिस्टेंट सिस्टम्स में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 645 के टारगेट्स के साथ आज आप इंट्राडे में खरीदारी करके चलिए, 617 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और प्रभात डेयरी में खरीदारी करके चलिए, 104 रुपये के लक्ष्य के लिए 96 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। GEPL कैपिटल मानते हैं कि मारुति सुजुकी आज इंट्राडे बाय में एक अच्छी पिक हो सकती है और एक अच्छा गेन्स ट्रेडर्स को आता हुआ दिखेगा।
5385 के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 5265 का। दूसरी कॉल ग्लेनमार्क, ये सेल कॉल है दीपाली, इकलौती सेल कॉल है मेरी पूरी 10 की लिस्ट में। बिकवाली करके चलिए 865 के लक्ष्य के साथ 902 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आज की आखिरी दो कॉल्स चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से एनबीएफसी में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 244 के टारगेट्स आज के सत्र में आते हुए दिख सकेंगे। 230 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल रहेगी अदानी पावर की, 32 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। 29 रुपीज 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस फॉलो करिए।